आप सभी का स्वागत है हमारे इस पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के स्पेशल सीरीज में, जिसके माध्यम से आप भारत में लोक नीति की अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट्स के बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से बात किया है, जिसमें से एक यूनिट लोक नीति क्या है और लोक नीति के विश्लेषण से संदर्भित है, नीति विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। और दूसरा हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया है वह है थ्योरी ऑफ स्टेट और पॉलिसी एनालिसिस से संबंधित। आज का जो हमारा टॉपिक है वह थर्ड यूनिट के अंतर्गत आता है, जिसका शीर्षक है राजनीतिक अर्थशास्त्र और लोक नीति, हित समूह और सामाजिक आंदोलन, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप लोक नीति को पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में काफी गंभीरता से आप लोगों ने विषय को समझा, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट्स के माध्यम से दी। पढ़कर काफी प्रसन्नता हुई कि आप विषय को काफी गंभीरता से समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जो बातें न समझ में आ रही है आप प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके एक उस पर वीडियो बनाऊंगा, जिसके माध्यम से हम उस प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जो थर्ड यूनिट है राजनीतिक अर्थशास्त्र और लोक नीति, हित समूह और सामाजिक आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। हम विषय में आगे बढ़े इससे आप लोगों से एक निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमारे आने वाले जो भी वीडियो हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाए और आप विषय को और आसानी से और सूक्ष्मता के साथ समझ पाएं। चलिए अब हम बात करते हैं विषय के ऊपर, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड यूनिट में जो हमारा टॉपिक है राजनीतिक अर्थशास्त्र और लोक नीति, जिसमें हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप और सामाजिक आंदोलनों की क्या भूमिका उभर के आती है, उसको समझने पर की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं विषय के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह जो टॉपिक है ना आपका राजनीतिक अर्थशास्त्र और लोक नीति, मतलब कि लोक नीति को समझने में पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या भूमिका उभर के आती है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका उभर के आती है। आप अभी तक पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इकोनॉमी टर्म से कहीं ना कहीं जरूर परिचित हुए होंगे, जिसके माध्यम से हम तुलनात्मक राजनीति को समझने की कोशिश किए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के किए हैं कोशिश किए समझे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कई जगह पर राजनीतिक अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझने की कोशिश किए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को यह टर्म जरूर मिला होगा इस 3 साल के जर्नी में कि राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है। भले ही आप इसको विस्तृत तरीके से न समझ पा रहे हो, लेकिन इसका जो मूल संदर्भ है इस टर्म का, वह यह समझाने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी कि राजनीति का इकोनॉमी से क्या कोरिलेशन है। यह टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें से सबसे पहले आप लोग अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी की अवधारणा को समझ लें तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप उसको आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि आगे का जो 2 हिस्सा है, एक पब्लिक पॉलिसी यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। तो जो पब्लिक पॉलिसी है उसको तो हम पहले ही यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एनालिसिस कैसे होता है, थ्योरी ऑफ स्टेट में पब्लिक पॉलिसी की क्या प्रासंगिकता उभर के आती है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमको कोरिलेट करना है पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ, यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है राज्य के संदर्भ में, उसके साथ हमें लोक नीति को समझने की कोशिश करनी है। और इस अवधारणा के अंतर्गत 2 कॉन्सेप्ट है, एक हित समूह का और दूसरा है सामाजिक आंदोलनों का। इसकी क्या भूमिका उभर के आती है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर और पॉलिटिकल इकोनॉमी में, हित समूह की क्या प्रासंगिकता है
और सामाजिक आंदोलनों की क्या प्रासंगिकता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि जब भी आप पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के द्वारा ही इस नीति को बनाया जाता है या कोई भी नीति बनाई जाती है किसी मुद्दे के ऊपर। जनता के लिए अगर कोई नीति बनाई जाती है, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, पर्यावरण से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हो, इकोनॉमिक से जुड़ा हो, किसी भी मुद्दे से जुड़ा हो हुआ हो, अगर सरकार कोई नीति बना रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें सरकार की ही भूमिका होती है, सरकार की जो मशीनरी है, इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ उसकी ही भूमिका होती है। जब भी कोई नीति बनाई जाती है तो सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो इसमें भूमिका निभाते हैं। उसी के अंतर्गत ये सब भी आते हैं, जिसमें हित समूह, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, मीडिया, नागरिक या और भी संगठन है जो इसमें प्रासंगिकता निभाते हैं। और ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हित समूह हो, इंटरेस्ट ग्रुप हो, सामाजिक आंदोलन हो, दबाव समूह हो, मीडिया हो, इन सारे की भूमिका पॉलिटिकल इकोनॉमी के दायरे में भी उभर के आती है। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इकोनॉमी के अवधारणा को पढ़ेंगे तो उसमें इनकी प्रासंगिकता इस ये जितने भी एजेंट हैं या जितने भी ये एक्टर्स हैं, इनकी भूमिका उभर के आती है अनिवार्य रूप से। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो संदर्भ है पब्लिक पॉलिसी में किस तरीके से उभर के आता है, यानी लोक नीति के निर्माण में, पब्लिक पॉलिसी के निर्माण में पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या प्रासंगिकता है। और इसमें हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप और जो सोशल मूवमेंट है, दो ही टर्म एलिमेंट को इसमें शामिल किया गया है, उसकी क्या भूमिका उभर के आती है, इतना ही हमें समझना है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो पब्लिक पॉलिसी के इसके साथ इसको आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। और प्रेशर ग्रुप का यानी इंटरेस्ट ग्रुप का क्या इसमें रोल उभर के आ रहा है और जो सोशल मूवमेंट है उसकी क्या भूमिका उभर के आ रही है एक नीति को बनाने में, एक नीति के क्रियान्वयन करने में, उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। देखिए, इसमें दो टर्म छुपा हुआ है, एक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल्स, और दूसरा है इकोनॉमी। और यह जो डिसिप्लिन है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी का, हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको एक स्वतंत्र पेपर के रूप में भी पढ़ा जाता है। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पॉलिटिकल इकोनॉमी एक पेपर के रूप में पढ़ने को मिलेगा। जैसे पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़े होंगे, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े होंगे, वैसे ही पॉलिटिकल पेपर, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक सेपरेट पेपर के रूप में पढ़ने की कोशिश मिलेगा। और उसमें इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया जाएगा कि राज्य का जो की संरचना है उसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की क्या भूमिका उभर के आती है। किसी भी समाज में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की अवधारणा है वह पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों के संदर्भों का मूल्यांकन करने के ऊपर जोर दिया जाता है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ सरकार है जो नीतियों का निर्माण करती है, जो कानून बनाती है, जो नेशनल इनकम को डिसाइड करती है, संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या उसे उत्पादन करना है क्या नहीं करना है उसका निर्णय लेती है। और दूसरे तरफ इकोनॉमी होती है कि हमें कैसे उत्पादन करना है, कैसे हमें बाजार नीति बनानी है, किस तरीके से अपने जीडीपी को डिफाइन करना है, किस तरीके से हमें रिसोर्सों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये दोनों हिस्सा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार इकोनॉमी को किस तरीके से डिटरमाइन कर रही है, रेगुलेट कर रही है, और इकोनॉमी किस तरीके से राजनीति को डिटरमाइन कर रही है, रेगुलेट कर रही है। इसी कॉन्सेप्ट को इस पॉलिटिकल इकोनॉमी की अवधारणा में समझने की कोशिश करनी है, जिसमें से राज्य का जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र सोशल साइंस के अंतर्गत वह शाखा है जो व्यक्ति, इंडिविजुअल, सरकार
और पब्लिक पॉलिसी के बीच के संबंधों को समझने के ऊपर जोर देता है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसके इवैल्यूएशन के ऊपर कि आखिर यह टर्म कहाँ से उभर के आता है, तो इसमें हमें दिखाई देता है इस शब्द का, जिसमें से कुछ प्रमुख विचारक हैं जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। इनका नाम जरूर आप ध्यान में रखिएगा: एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स। इन तीन विचारकों ने जो, अभी हम पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो टर्म है, राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द का जो प्रयोग है, उसको सबसे व्यापक तरीके से, इस अवधारणा को व्यापक तरीके से तीन विचारकों ने विकसित किया है। एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। जे.एस. मिल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और कार्ल मार्क्स, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो टर्म है, राजनीतिक अर्थशास्त्र, उसको सबसे ज्यादा विकसित करने का काम कार्ल मार्क्स ने किया है। एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ राजनीतिक अर्थशास्त्र को डिफाइन करते हैं कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का काम जनता को जीवन यापन के लिए पर्याप्त आमदनी उपलब्ध कराने का प्रावधान करना है, और दूसरी तरफ सरकार के लिए इतना राजस्व का इंतजाम करना है कि सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। वही वही मार्क्स कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत जो इकोनॉमी होती है, वह पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करती है, यानी निर्धारित करती है। इसी के अंतर्गत हम पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वह बेसिकली सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को समझने का एक विशिष्ट तरीका है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के माध्यम से आप समाज में हो रहे राजनीतिक घटनाओं को इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग अलग न समझकर इसको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके समझ पा सकते हैं कि राजनीति कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करती है और इकोनॉमी किस तरीके से पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। तो इस संदर्भ में राजनीतिक अर्थशास्त्र का मूल्य सामाजिक संरचना के बदलाव को समझने पर, जैसे बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा एडम स्मिथ ने दी है, आधुनिकीकरण की अवधारणा, निर्भरता सिद्धांत की अवधारणा, विश्व व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा और वैश्वीकरण की अवधारणाओं के माध्यम से हम पूरे सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। ये जो लास्ट का पॉइंट है, यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, शायद आप लोग इससे परिचित ना हो, लेकिन यह जान लीजिए कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, आपके पूरे जो सामाजिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट होता हुआ आ रहा है, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलती हुई आ रही है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। जैसे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके से स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हुआ करती थी, जिसको मर्केंटलिज्म कहा जाता था। उसके बाद से जब एडम स्मिथ आए तो उन्होंने एक मार्केट इकोनॉमी की अवधारणा दी कि हमें अर्थव्यवस्था को ओपन करना चाहिए, राज्य के कंट्रोल से मुक्त रखना चाहिए, लेसिस फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति को लेके आना चाहिए। उसी के बाद आप देखते हैं कि उपनिवेशवाद का दौर उभर के आता है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट आता है, जब नव स्वतंत्र देश, तृतीय विश्व के देश आते हैं उनके विकास के संदर्भ में। उसके बाद निर्भरता सिद्धांत की अवधारणा आती है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा आती है। ये सारे पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, और उसी के संदर्भ में आप ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को भी समझ सकते हैं। ये भी पॉलिटिकल इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में आखिर किस तरीके से ये चीज़ों को डिफाइन कर रहा है और उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात कर रहेंगे कि पब्लिक पॉलिसी में यह पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या प्रासंगिकता उभर के आती है। लोक नीति के अध्ययन में, लोक नीति के निर्धारण में
पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या प्रासंगिकता है, या क्या उसका संदर्भ है, या कैसे उसको प्रभावित करता है। इस चीज को समझना हमारा पेपर का उद्देश्य है। लेकिन जब आप इस पेपर को लिख रहे हो, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा हो, तो जरूर आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में पॉलिटिकल इकोनॉमी टर्म को डिफाइन कीजिएगा कि राजनीतिक अर्थशास्त्र है क्या। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द को डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद इससे जुड़े हुए जो प्रमुख थिंकर्स हैं जिन्होंने इस शब्द को विकसित किया है, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जीएस मिल, इनका नाम और इनके बुक को डिफाइन कीजिएगा कि इन्हीं के कॉन्सेप्ट के माध्यम से पॉलिटिकल इकोनॉमी की अवधारणा विकसित होती है। और जो राजनीतिक अर्थशास्त्र की अवधारणा है, उसका जो मूल संदर्भ है, समाज में राजनीति और अर्थशास्त्र के कोरिलेशन को समझना है कि कैसे राजनीति यानी सरकार या राज्य इकोनॉमी को डिफाइन करता है और इकोनॉमी कैसे राज्य को डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमें कितना कैसी आर्थिक नीति लेके आनी है, किस तरीके का टैक्सेशन लेके आना है, सरकार कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, सरकार किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाएगी, सरकार ही डिफाइन करती है कि कैसे हम क्या हमारा मार्केट का नियम होगा, मार्केट हमें ओपन रखना है कि क्लोज रखना है, निजीकरण को शामिल करना है कि नहीं करना है, हमें आयात निर्यात पर कितना टैक्स लगाना है, आयात निर्यात करना है किस देश से करना है। ये सारे इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन इसको डिफाइन कौन करता है? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इसी चीज को समझने की कोशिश करता है कि राजनीति किस तरीके से अर्थशास्त्र को रेगुलेट करता है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वह कहते हैं कि इकोनॉमी जो होती है वह पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। जैसी आपकी अर्थव्यवस्था होगी, इकोनॉमी होगी, वैसा ही आपका राजनीतिक व्यवस्था होगा। हम पीछे नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जब हम पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में बात करते हैं, तो यह भी इकोनॉमी का ही हिस्सा है। सरकार जब कोई नीति बनाती है तो यह डिफाइन करना कि इससे हमें किस टारगेट ग्रुप तक पहुंचना है, कौन सी लोक नीति का निर्माण करना है, इससे क्या हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से हमारे रोजगार को जनरेट करेगा, किस तरीके से हमारे नेशनल इनकम को मजबूत करेगा, किस तरीके से हमारे आयात निर्यात को प्रभावित करेगा। अगर कोई सरकार नीति बनाती है तो इसका सीधा का सीधा संबंध अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को लोक नीति के संदर्भ में समझना काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार से नीतियों का चयन किया जाता है और किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाता है, क्योंकि इसका सीधा का सीधा संबंध हमारे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राजनीतिक अर्थशास्त्र पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें, नजर डालें, तो हम पाएंगे कि किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी बदलता हुआ आ रहा है। भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी मतलब एक नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई, मतलब सरकार कंट्रोल अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाई। जितनी भी नीतियां बना रही थी उस समय बन रही थी, वह सब एक नियोजित अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही थी। जितनी भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही थी, नेशनलाइजेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा था। लेकिन बाद के समय में आप देखेंगे कि एक इंस्पेक्टर राज की भूमिका उभर के आ रही थी कि किसी भी काम को करने के लिए सरकार से अनुमति ली जा रही थी। यानी जो भी लोक नीति का दायरा था वो पूरे तरीके से एक प्लान्ड इकोनॉमी के तरीके से नियोजित अर्थव्यवस्था के दायरे में किया जा रहा था। लेकिन 1980-90 के दौर में आके आप देखते हैं कि भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी बदल जाती है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज करता है, उदारीकरण की नीति को अपनाता है, निजीकरण की नीति को अपनाता है, वैश्वीकरण की नीति को अपनाता है। और जितनी भी इसके बाद लोक नीति का निर्माण किया जाता है, पब्लिक पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, वो सारी नीतियां इस अवधारणा से प्रभावित हो रही है, उदारीकरण की नीति से प्रभावित हो रही है। जितनी भी नीतियां बनाई जा रही है वो निजीकरण की नीति से प्रभावित हो रही है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की नीति से प्रभावित हो रही है। बाद के समय में आप देखेंगे तो एक कंसेप्ट आया है पब्लिक चॉइस थ्योरी।
यानी लोक चयन सिद्धांत के ऊपर जोर दिया जाता है, जिसमें जनता के ऊपर सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर जोर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी के बदलाव होने के साथ साथ लोक नीति में भी व्यापक बदलाव उभर के आ रहे हैं, इस चीज को समझने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। राज्य के द्वारा जितनी भी लोक नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है या निर्माण किया जा रहा है, अगर हम गंभीरता से उसका मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि वर्तमान अर्थव्यवस्था का उस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस संदर्भ में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से किसी भी देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी उसके लोक नीति को, उसकी पब्लिक पॉलिसी को प्रभावित करती है और उसको निर्धारित करती है। तो इस संदर्भ में हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में लोक नीति को समझना है। इसी का एक अगला हिस्सा है पॉलिटिकल इकोनॉमी और लोक नीति के संदर्भ में हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप। यह काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और एक और हिस्सा है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट को हम एक अगले वीडियो के लिए रखे हैं, उसमें शामिल करेंगे, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इंटरेस्ट ग्रुप की क्या भूमिका है पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ पाएं, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ लें। हित समूह बेसिकली वह अवधारणा है जिसके माध्यम से कुछ लोग एक सामान्य इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं और एक संगठन बनाते हैं। और राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी के दायरे में इसकी काफी भूमिका आती है, उभर के आती है। आइए हम समझते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत हित समूह की भूमिका, इंटरेस्ट ग्रुप की भूमिका। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत हित समूह की भूमिका का मूल्यांकन करना लोक नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में काफी प्रासंगिकता के साथ उभर के आता है, जिसके माध्यम से लोक नीति के निर्धारण में सरकार एवं संस्थाओं के साथ साथ हित समूह की भी भूमिका होती है। देखिए, सरकार जब भी कोई लोक नीति बनाती है या पब्लिक पॉलिसी बनाती है या सार्वजनिक नीति बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें सरकार की भूमिका होती है। जैसा कि हम पहले भी कहे हैं, पिछले क्लास के वीडियो में भी बात की है कि सिर्फ सरकार की ही इसमें भूमिका नहीं उभर के आती है। कोई भी नीति बनाई जाती है तो सरकार के और उस सरकारी संस्थाओं के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मीडिया, जनता, नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन, एनजीओज, ये इत्यादि, सोशल मूवमेंट जिसको सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, इन सब की भूमिका उभर के आती है। ये सिर्फ नीतियों को बनाने तक ही नहीं, नीतियों के क्रियान्वयन तक अपनी भूमिका निभाते हैं। जो जनता के डिमांड है उसको सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं। अगर जनता को कोई लोक नीति की जरूरत है तो एक सरकार तक उस बात को लेके जाने की कोशिश करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से नीतियों का निर्धारण किया जा सके। उसी का एक हिस्सा है हित समूह। यह भी लोक नीति के निर्धारण और इसके क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में अपनी भूमिका निभाता है। एक जवाबदेहपूर्ण एवं प्रभावी लोक नीति के निर्माण में इसकी भूमिका काफी प्रमुखता से उभर के आती है, क्योंकि यह जो जनता की आकांक्षा होती है, जनता की आवश्यकता होती है, जनता के हितों का जो मांग होता है, उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती है, जिसके माध्यम से उसके ऊपर नीतियों का निर्माण किया जा सके। यही काम सामाजिक आंदोलन भी करता है और यही काम इंटरेस्ट ग्रुप भी करता है। हालांकि सामाजिक आंदोलन एक अलग दायरे में अपनी भूमिका निभाता है और इंटरेस्ट ग्रुप का एक अपना भूमिका है। जितने भी हित समूह है उसका बेसिक उद्देश्य यह है कि जब भी कोई लोक नीति बनाई जाए तो उसमें उसके हितों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, उसके हित, उसके इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा फुलफिल हो। इसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता यही होती है। जबकि सामाजिक आंदोलन, समाज जो होते हैं सामाजिक आंदोलन, वो एक अलग भूमिका निभाते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप अपने हितों को पूरा करने के लिए लोक नीति पर अपने प्रभाव को छोड़ने की कोशिश करती है। लोक नीति के निर्माण के समय लोगों के विचारों को शामिल करने में हित समूह की काफी प्रमुख भूमिका उभर के आती है। यह जनता की मांगों को शामिल करता है और लोक नीति के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाता है। हित समूह को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं
कि जो हित समूह होता है वो ऐसा संगठन होता है जो सामान्य हितों को मिलाकर लोगों को बनाया जाता है। जैसे कुछ लोगों का आपसी हित है, जैसे विद्यार्थियों का कुछ अपना हित है, इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, वह संगठन हित समूह के दायरे में आता है। अगर कोई उद्योगपति या उद्योग या बिजनेसमैन अपने हितों को पूरा करने के लिए इकट्ठा होकर कोई अगर संगठन बनाते हैं तो वह इंटरेस्ट ग्रुप के दायरे में आ जाएगा। अगर कोई कर्मचारी संगठन है जो अपने हितों को पूरा करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और वह सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो वह हित समूह के दायरे में आ जाता है। और इसका बेसिक काम है सरकार और राज्य के ऊपर दबाव बनाना और जो नीतियां बनाई जा रही है उसमें अधिक से अधिक अपना लाभ लेना। यह बेसिकली एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आते हैं और इनका संगठन छोटा बड़ा आकार में बड़ा हो सकता है, लेकिन ये गैर राजनैतिक होते हैं, अपॉलिटिकल होते हैं। इनका पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है, या राजनैतिक रूप से तटस्थ होते हैं। इनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है, न ही सरकार बनाना होता है। इसका बेसिक उद्देश्य यही होता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। हित समूह की जो भूमिका होती है वह लोक नीति के निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक उभर कर आती है। अगर हित समूह को आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो आर्थिक हित समूह, जनहित के समूह और वैचारिक हित समूह के रूप में आप इसको चिन्हित कर सकते हैं। मतलब अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कोई समूह है, लोक हितों से, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ समूह है, या वैचारिक हितों से जुड़ा हुआ समूह है। जैसे फिक्की का आपने नाम सुना होगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, या ट्रेड यूनियन है जो व्यापारिक संगठन है जो अपने हितों के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि अभी बैंकों का बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था, तो बैंकों का जो संगठन है वह अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहा था, हड़ताल के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, धरना के द्वारा, रैली के द्वारा। तो ये सारे संगठन आर्थिक हित समूह है जो अपने हितों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। और सरकार का अगर कोई लोक नीति का निर्माण करती है तो उसमें वो यह भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके हितों को भी ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जा सके। जैसे जनहित से जुड़े हुए जो समूह हैं, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए जो संगठन है जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं या उनकी बातों को उठाने की कोशिश करते हैं, वो संगठन इस हित समूह के जनता से जुड़े हुए समूहों के दायरे में आ सकते हैं। वैसे ही वैचारिक हित समूह है जो एक खास विचारधारा के रूप में संगठित होते हैं। जो हित समूह का निर्माण होता है वह उसका जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो सिद्धांत उभर के आते हैं उसमें दो सिद्धांत इसमें प्रमुखता से काम करते हैं, एक बहुलवादी सिद्धांत और दूसरा अभिजात्यवादी सिद्धांत। बहुलवादी मतलब प्लूरल थ्योरी, अभिजात्यवादी यानी इलिट थ्योरी। प्लूरल थ्योरी के बारे में और इस थ्योरी, इलिट थ्योरी के बारे में पिछले वीडियोस में जो थ्योरी ऑफ स्टेट का वीडियो है उसमें हम लोगों ने काफी विस्तार से बात किया है। आप उस वीडियो के माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम इस पर लंबा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सेकंड पार्ट के वीडियो में बात किया है। तो ये सिद्धांत है जो हित समूहों के जुड़े हुए होते हैं। जो हित समूह होते हैं वह लोक नीति निर्माण में काफी प्रमुख भूमिका निभाते हैं और वो उनकी जो भूमिका उभर के आती है वह इस तरीके से उभर के आती है कि जब भी सरकार कोई अगर लोक नीति बना रही है या किसी लोक नीति का निर्माण करना हो तो उसमें अपना पक्ष रखने को लेकर काफी गंभीरता से उभर के आते हैं, यानी लॉबिंग को करते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके साथ लॉबिंग करते हैं, जो लोक नीति के निर्धारक होते हैं, नीति निर्माण में शामिल होते हैं, उनके साथ लॉबिंग करते हैं। मतलब इनका जो भूमिका होता है एक लॉबिंग के रूप में उभर के आती है कि लॉबिंग के माध्यम से अपने पक्ष को रख सके और अपने हितों के अनुकूल नीतियों का निर्माण कर सके। ये चुनावी प्रचार प्रक्रिया में भाग लेते हैं ताकि जनता में एक नीति के प्रति चेतना जागृत कर सके।
लोगों में एक प्रचार के माध्यम से अपनी बातों को रख सके ताकि नीतियों में उनका प्रभाव उभर के आए। पब्लिकली दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ये जो हित समूह होते हैं, जन समुदाय के बीच में प्रचार प्रसार करते हैं, आम जनता के बीच में जाकर किसी भी लोक नीति के संदर्भ में एक जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोक नीति के ऊपर दबाव बनाया जा सके, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और नीतियों को अपने हितों में लागू किया जा सके। इसके लिए वो कई सारे तरीके को अपनाते हैं, जैसे जैसे धरना प्रदर्शन देना, घेराव करना, आरटीआई के द्वारा सूचनाओं को निकालकर जनता के सामने रखना, नुक्कड़ नाटक करना, रैली करना, जागरूकता अभियान चलाना, ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हित समूह लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं को शामिल करते हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। जो हित समूह है उसकी काफी भूमिका उभर के आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में, राजनीतिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो दायरा है वह लोक नीति के ऊपर काफी गंभीरता से उभर के आता है, क्योंकि जो नीति होती है उसका सीधा का सीधा जुड़ाव अर्थशास्त्र से होता है। अगर सरकार कोई भी नीति बना रही है, जैसे सरकार जनधन की नीति बना रही है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति बना रही है, सरकार मुद्रा योजना लेके आ रही है, सरकार अगर किसान सम्मान निधि लेके आ रही है, तो इस सारे नीतियों का संबंध अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। ये आपके पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है, आपके अर्थ इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके से जब भी कोई नीति बनाती है तो उस संदर्भों में हित समूहों की भूमिका अनिवार्य रूप से उभर के आती है और इसकी प्रासंगिकता लोक निर्माण में भी उभर कर आती है। जब भी आप क्वेश्चन को लिखें तो उसमें मूल्यांकन और निष्कर्ष जरूर लिखें कि नीति निर्माण को लेकर क्रियान्वयन से लेकर उसको बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक हित समूह की भूमिका उभर के आती है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की भूमिका हित समूहों के संदर्भ में उभर के आती है। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है कि किस तरीके से इनका प्रभाव सरकारी अधिकारियों तक उभर के आता है या नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, अपने हितों में नीतियों को बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में इसकी भूमिका उभर के आती है। लेकिन हालांकि पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में जो इंटरेस्ट ग्रुप है उसकी काफी प्रासंगिकता है, जिसके माध्यम से लोक नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में इसकी काफी प्रासंगिकता उभर के आती है, इसकी भूमिका उभर के आती है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को धैर्य से सुना, विषय को अच्छे से समझा, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।